हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें मैं कवर करूंगी जुडिशरी एंड अदर्स जो भी आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको। आर्टिकल इसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है जुडिशरी से रिलेटेड। इसमें आते हैं 5 आर्टिकल्स जिन्हें मैंने कवर किया है। फर्स्ट वन इज आर्टिकल 124। ये बताता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एससी मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखी है। ये सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट, उसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी उसके बारे में बताता है। सबसे पहले तो ये ऐसा कहता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली के अंदर। वो कॉम्पोजिशन में क्या रहेगा? चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। इसके अलावा अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस रहेंगे। अपॉइंटमेंट प्रोसेस बताती है कि अपॉइंटमेंट जो भी होगी जजेस की वो की जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंसल्टेशन के दौरान। टेन्योर रहता है इनका जब तक इनकी एज 65 ईयर्स की नहीं रहती, अप टू एज ऑफ 65 ईयर। इसके अलावा रिमूवल प्रोसीजर के बारे में भी ये पर्टिकुलर आर्टिकल बताता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 136। ये कहता है स्पेशल लीव टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। इसको एसएलपी भी कहा जाता है इन शॉर्ट। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपील को हियर कर सकता है किसी भी कोर्ट से, राइट। चाहे वो हाई कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल्स हो, उनसे किसी भी कोर्ट को हियरिंग के लिए अपने पास ले सकता है, चाहे वो एप्लीकेबल हो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए या फिर ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है, सुपीरियर पावर। एक्सेप्शन कौन सी रहती है? मिलिट्री कोर्ट्स। मिलिट्री कोर्ट्स के जो भी केसेस होंगे उन्हें सुप्रीम कोर्ट अपने पास नहीं ले सकता फॉर अपील। नेक्स्ट इज आर्टिकल 141। ये बताता है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। मतलब कि जो भी रूल्स लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाएगा या फिर किसी भी केस के लिए जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा उसको सभी कोर्ट्स को, जो भी लो लेवल के हैं, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, उन्हें मानना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द सुपीरियर कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 214 बताता है हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट। ये बस इतना बताता है कि हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट जो है वो रहेंगे। आर्टिकल 226 बताता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। अब सेम पावर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में भी रहती है इशू रिट्स करने की। 32 आर्टिकल हमने कवर किया था, उसमें बताया गया ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट रहता है, पावर रहता है इशू करने का रिट्स के लिए। इसी तरीके से हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है रिट्स इशू करने की ऑन स्टेट लेवल। अदर आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 280। ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। फाइनेंस कमीशन जो है एक ऐसा कमीशन रहता है जो कि इंडिया के अंदर सेंटर और स्टेट दो तरीके के गवर्नमेंट रहते हैं, राइट। उनके अंदर जो भी टैक्सेस होंगे, फंड्स होंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है? इसमें एक चेयरमैन रहता है, उसके अलावा 4 और मेंबर्स रहते हैं। इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को। इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? टेन्योर 5 ईयर्स का रहता है। 5 ईयर्स के बाद फाइनेंस कमीशन को दोबारा से बनाया जाता है। आर्टिकल 300 इज नेक्स्ट। ये बताता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि किसी भी पर्सन को इंडिया के अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा जब तक कि लॉ नहीं कहता डिप्राइव करने के लिए। आर्टिकल 324 इज नेक्स्ट। ये बताता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन हमने देख लिया। इलेक्शन कमीशन क्या है? अपने नाम से ही बता रहा है कि जो भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, चाहे वो पार्लियामेंट के हो, स्टेट लेजिस्लेचर के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उन सभी को कंडक्ट करना, इलेक्टोरल रोल्स बनाना। जो भी इलेक्शंस रहते हैं मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वो फ्री और फेयर इलेक्शन रहे, उनको इंश्योर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट इज आर्टिकल 352 से लेके 360। ये बताते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। इमरजेंसी प्रोविजंस में हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। आर्टिकल 356 स्पेसिफिकली डील करता है स्टेट इमरजेंसी के साथ, जिसमें प्रेसिडेंट रूल चलता है किसी भी स्टेट के अंदर अगर स्टेट में इमरजेंसी आती है। ये कब होता है? जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को नहीं चला पा रही अच्छे तरीके से, तो प्रेसिडेंट उसको टेक ओवर कर लेते हैं। उसी तरीके से नेशनल इमरजेंसी क्या होगी? किसी भी अदर कंट्री ने आपकी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं इसे, या फिर आर्म्ड रिबेलियन है जो कि इंटरनल रहता है, अंदरूनी जो लोग हैं उन्होंने किसी तरीके से जंग जो है वो जारी कर ली और इंडिया के लिए वो एक थ्रेट बन गया, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है एज पर आर्टिकल 352। 356 मैंने आपको बताया स्टेट इमरजेंसी के लिए है जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 360 है हमारा, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है।
इंडिया के जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, स्टेबिलिटी है, क्रेडिट है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का थ्रेट है उसके बारे में। आर्टिकल 368 इज लास्ट, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आर्टिकल्स हमने देखे हैं तो सब के सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें ऐड किया गया है। बट आर्टिकल 368 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी आर्टिकल्स हैं, अगर वो ठीक तरीके से नागरिकों के हित में जो है काम नहीं कर रहे, तो उस दौरान जो है कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जाए, उसे बदलाव किया जाए, उनको कवर करता है आर्टिकल 368। इसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी रहती है, स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन रहती है, प्रोसीजर्स बता रही हूँ मैं आपको। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सेकंड पार्ट भी हमने कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे भी कराएं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।